हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 15th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द यूपी। सो व्हाट हैपेंड कि अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं यूपी में, उत्तराखंड में और अदर स्टेट्स में। तो देयर आर टोटल 5 स्टेट्स जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। ओके। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पार्टी से बिलोंग तो करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैंपेनिंग करने भी गए। तो कल उनकी जो रैली थी तो वो अलीगढ़ में थी। आज यूपी में प्रॉब्लम ये भी है कि यूपी में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द 3 फार्म लॉस। ओके। सो इसी के चलते थोड़ा उनको अपीज करने के लिए, थोड़ा सा उनको समझाने के लिए कि आप हमें वोट डालें, दूसरी अपोजिशन पार्टी को वोट ना डालें, तो वहीं गए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने यही बताया कि गवर्नमेंट जो है ना वो स्मॉल फार्मर्स के साथ खड़ी हुई है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया कि उत्तर प्रदेश इज अ राइजिंग स्टार, इज अ फ्यूचर राइजिंग स्टार। उत्तर प्रदेश हब बनेगा डिफेंस प्रोडक्शन का और एजुकेशन का, उन्होंने ये बोला। और उन्होंने एक चीज बात और बोली एजुकेशन से रिलेटेड। उन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात करी है। एंड जो यूनिवर्सिटी होगी वो एक फ्रीडम फाइटर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होगी। तो अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आपने नहीं नहीं सुना, तो बेसिकली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी 19 वर्ल्ड वॉर 1 के समय, जब अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तब गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी। तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल में प्रेसिडेंट हुआ करते थे बेसिकली राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ओके। सो उनके नाम पर अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मूविंग फर्दर। सो तो कल बेसिकली डे फॉर यस्टरडे, नॉट कल, डे फॉर यस्टरडे, यूएस के जो क्लाइमेट एनवॉय हैं जॉन कैरी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएस के, वो इंडिया में आए। इंडिया के साथ डील साइन हुई अबाउट 450 रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब वो जाने वाले थे, ज्यादा ज्यादा उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि देखो, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एज अ कंट्री थर्ड सबसे ज्यादा इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, है ना। सबसे पहले चाइना आता है, फिर यूएसए आता है, फिर इंडिया आता है। लेकिन चाइना और यूएसए ने कमिट कर दिया, उन्होंने डेट फिक्स कर दी कि नेट जीरो का जो कमिटमेंट है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो कमिटमेंट है, यूएस फुलफिल करेगा बाय द ईयर ऑफ 2050 और चाइना फुलफिल करेगा बाय द ईयर ऑफ 2060। लेकिन इंडिया ने अभी तक कमिट नहीं किया। तो इंडिया को कमिटमेंट करना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक बात और बोली कि इंडिया का काम अच्छा चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत अच्छा काम चल रहा है, बट दे आर नॉट कमिटेड टू हैव अ नेट जीरो क्लाइमेट चेंज। कार्बन न्यूट्रल की तरफ वो बेसिकली हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, कमिट नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया को वो कमिट करना चाहिए, ये बेसिकली कहना है जॉन कैरी का। मूविंग फर्दर। सो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रेड टॉक्स हैं अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपके दो कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन है, तो एग्रीमेंट साइन है, तो उसी को लेकर इंडिया और यूके के जो टॉक्स हैं वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकती हैं। इंडिया और यूके एफटीए साइन कर सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। मूविंग फर्दर। सो अच्छा, जब भी हम निकालते हैं ना, तो इंडेक्स दो तरीके के होते हैं। प्राइजेस के इंडेक्स हम निकालते हैं, दो पार्ट में निकालते हैं, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है। इन्फ्लेशन भी जब में निकालते हैं ना, दो फॉर्म में निकालते हैं, एक सीपीआई इन्फ्लेशन और एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। अब सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आम आदमी को फर्क पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी डिक्रीज हुई है। और डब्ल्यूपीआई से फर्क पड़ता है जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया से भी कुछ आता है मटेरियल, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब होलसेल मतलब बहुत अच्छा। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों प्राइस हैं, कंपेयर किया जाता है, तभी तो इन्फ्लेशन निकलती है। आप कंपेयर कैसे इन्फ्लेशन निकालते, हम इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन 3% से बढ़ गया, 6% से बढ़ गया। तो वो हुआ कैसे? 3% किसी ना किसी चीज से आप कंपेयर कर रहे होगे ना। पहले वो चीज 100 रुपए की थी, अब वो 103 रुपए की है, तो 3% इन्फ्लेशन बढ़ा। तो सीपीआई कंपेयर करते हैं, किसी एक ईयर का फिक्स कर देते हैं, जैसे 2015 का सीपीआई फिक्स कर दिया। अब सीपीआई का एक बास्केट में कुछ एसेंशियल आइटम्स रखे जो डेली कंज्यूमर्स के यूज में आते हैं, जैसे टोमेटो, पोटैटो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका शैम्पू, ऑयल, खाने की चीज, ये सारी चीजें ये सीपीआई में आ गई, जो कि डेली एसेंशियल कमोडिटीज है।
और WPI क्या होता है? WPI में आता है पेट्रोल हो गया, ट्रक हो गए, कार्स हो गए, तो बड़ी बड़ी चीजें होलसेल लोग लगते हैं, तो उस फिर निकाला जाता है ना। तो WPI 2015 में आया होगा, और अभी जो आया उसमें पता लगा कि फ्यूल प्राइसेस ने WPI को 11.39% से इन्फ्लेशन राइज कर दिया इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके, एज कंपैरिजन टू द इन द मंथ ऑफ बेसिकली जुलाई, है ना। अच्छा, ये अभी हमने एग्जांपल लिया 2015 के ईयर से, बट ये सिर्फ एक महीने का है कि एक महीने में WPI जो है वो 11.39% से बढ़ गया। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस एंड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। मूविंग फर्दर, सो मेघालय के भी 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एज अ स्टेटहुड, मतलब एज अ स्टेट, है ना, 2022 में। अब इसी चीज को लेकर जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको थोड़ा सा इंडिजिनियस टच देना चाहते हैं। मेघालय के असेंबली में इंडिजिनियस टच मतलब कि ट्राइबल्स लोग भी थोड़ा कनेक्टेड हो पाए, कनेक्ट कर पाए जनगण मन से, नेशनल एंथम से, उनको भी थोड़ी नेशनलिज्म की फीलिंग आए, पैट्रियटिज्म की फीलिंग आए। इस चीज को लेकर वो लोग थोड़ा इंडिजिनियस टच देना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि देखो, हम ऐसा ऐसा कुछ वर्जन लेके नहीं आएंगे जिससे कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रीच हो, ऐसा हम कुछ चेंज लेके नहीं आएंगे। लिरिक्स सेम रहेंगे, ट्यून ओरिजिनल रहेगी, बस एक थोड़ा डिफरेंट साउंड रहेगा जिससे थोड़ा सा इंडिजिनियस टच आए। मूविंग फर्दर, तो वही बात हमने एक बार पढ़ा था कि आईटी पोर्टल में ग्लिच आ रहे थे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली बुलाया था, सीईओ को बुलाया था, इन्फोसिस के सीईओ को बुलाया था, बट उन्होंने बोला था, उन्होंने डेडलाइन दी थी कि आप इस डेडलाइन तक आप फिक्स करके रहिए, लेकिन उस डेडलाइन क्रॉस भी हो गई, लेकिन तब भी आईटी जो पोर्टल है, जो उसमें ग्लिचेस आ रही थी, वो ग्लिचेस अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाई। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी सदर्न पेज, सो सदर्न पेज में क्या न्यूज है? केरला ने डिसीजन लिया है कि वो पब्लिक पार्क्स और बीचेस खोल देंगे केरला में। अब धीरे धीरे हम बात करें तो कुछ स्टेट ही बचे हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कोविड-19 को लेकर। उनमें से एक स्टेट केरला भी है जिनमें रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा है। तो पब्लिक पार्क और बीचेस जो थे वो बंद थे। अब उसी चीज को लेकर केरला ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अब जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे वो रिस्ट्रिक्शन थोड़े ईज डाउन किए जाएंगे, और पब्लिक पार्क्स और बीचेस जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे केरला में। ये बेसिकली केरला से न्यूज आई। Then again news, so it's from the international case, एंड्रिका लेक्सिया केस। अच्छा, एंड्रिका लेक्सिया केस 2012 में बेसिकली दो इटालियन मैराइन्स ने फिशरमैन्स को मारा था, है ना, एंटनी शिप में फिशरमैन्स थे, उनको मारा था। अब वही बात एक अभी फिर से एक पिटीशन फाइल हुई है, एक प्ली फाइल हुई है बेसिकली केरला हाई कोर्ट में एंड्रिका केस को लेकर अबाउट द कंपनसेशन। एक प्ली में ये है कि सेंट एंटनी में देखा जाए तो एक 12 साल का बच्चा भी था जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसको तो गोली नहीं लगी, बट उसको मेंटल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था, जिसने 2019 में सुसाइड कमिट कर ली। तो भाई उसके फैमिली मेंबर्स भी बेसिकली इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वो प्ली फाइल हुई है। लेट्स सी कि केरला हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस प्ली को लेकर। मूविंग फर्दर, so it's about मद्रास हाई कोर्ट। सो व्हाट हैपन, हुआ ये कि मद्रास हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ एक जजमेंट दिया था, और जजमेंट में बोला था कि जब भी कोई इंश्योरेंस लेगा, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेगा, तो उस इंश्योरेंस में ड्राइवर भी कवरेज होगा, ओनर भी कवरेज होगा, पैसेंजर भी कवरेज होगा, और थर्ड पार्टी मतलब जिसको गाड़ी लगी वो भी कवर किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ये इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए नए मोटर व्हीकल्स के लिए। मोटर व्हीकल्स को भी कवरेज मिलेगा, ड्राइवर्स को भी कवरेज मिलेगा, ओनर्स को भी कवरेज मिलेगा, पैसेंजर्स को भी कवरेज मिलेगा, और थर्ड पार्टीज को भी कवरेज मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। जब भी जो भी कोई अब नई गाड़ी खरीदेगा, नई गाड़ी के साथ नया इंश्योरेंस में ये चीज होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सोचा ये थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्ट स्टेप है इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, और हाई कोर्ट ने एक महीने बाद मतलब कल उन्होंने डिसीजन लिया कि जो हमने ऑर्डर निकाला था एक महीने पहले जिसमें सारे लोग कवर होंगे, उस ऑर्डर को हम रिवोक करते हैं, हटाते हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द पॉजिटिव क्लाइमेट। सो कल जो यूएस के क्लाइमेट एनवॉय आए जॉन कैरी,
उनको लेकर है, इनको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड एडिटोरियल जो हमारा है, दैट्स बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। So, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट्स इंटरनेट शटडाउन वाला, इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एक नया एक्सपेक्ट समझ में आएगा कि इंटरनेट शटडाउन से ये चीजें भी होती हैं। ओके, एंड द सेकंड वन एंड द फर्स्ट वन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं पहले, दैट इज अबाउट द पॉजिटिव क्लाइमेट। अब देखो, अब देखा जाए तो इंडिया थर्ड हाईएस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो भाई सारे वर्ल्ड की नजरें इंडिया के ऊपर होंगी कि इंडिया क्या पॉलिसी लेके आएगा कार्बन इमिशन को कट डाउन करने के लिए, है ना, पेरिस एग्रीमेंट में। क्योंकि थर्ड इमिटर है, और वही बात हम यूएस और चाइना की करें तो दोनों ने तो कर दिया है ना, अपनी लाइन फिक्स कर दिया, गोल सेट कर दिया है। यूएस ने बोला कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन लेके आएंगे, मतलब उन्होंने कमिट कर दिया 2050 तक नेट जीरो आ जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। वहीं चाइना ने बोला है कि हम 2060 तक कर देंगे। तो अब नजर तो इंडिया के ऊपर होगी, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि इंडिया क्यों कमिट नहीं कर रहा। तो वही चीज बताया गया कि इंडिया कमिट इस वजह से नहीं कर रहा कि अगर इंडिया कमिट कर देगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर किस चीज का? देखो, हम यूएस और चाइना की बात करते हैं तो यूएस चाइना दे आर वेरी रिच कंट्रीज, है ना, वो थोड़ी रिच हो गई, उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो वही बात इंडिया के ऊपर है, इंडिया के ऊपर पैसा एक तो कम है और टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंडिया कैसे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब फ्यूल हटाएगी तो फ्यूल का ऑल्टरनेटिव चाहिए, वो ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो कार्बन इमिट ना करता हो, कार्बन गैस इमिट ना करता हो। तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इंडिया वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो लेकिन वही चीज ऑथर ने बताई कि अभी जो यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए, एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी, उन्होंने इंडिया को प्रॉमिस किया है कि वो फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इंडिया की आधी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, है ना। और वही बात हम इंडिया की करें तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इतना तो यूएस और चाइना भी काम नहीं कर रहे। वहीं बताया गया कि हम बात करें जो इंडिया ने गोल सेट किया था ना 2017 या 2018 में कि हम लोग बाय द ईयर ऑफ 2030 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन वो चीज उन्होंने 2021 2022 में ही कर दी। अब उनका एम है 845 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना बाय द ईयर ऑफ 2030। तो वही बात की जाए तो इंडिया कमिट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया काम कर रहा है, इस उस ट्रैक पे चल रहा है। ओके, वही बात बताई जाए कि जो कार्बन कट एमिशन की बात हुई थी, कार्बन एमिशन की कट की बात हुई थी कि हम लोग इतना कार्बन एमिशन कट कर देंगे 33% 35%, उन्होंने इंडिया ने कमिट किया था 2030 तक। इंडिया ने 21% ऑफ चीज तो अचीव कर ली, रिमेनिंग बचा है 22-25%। इन वो भी 9 सालों में आराम से कर लेगी। इंडिया ने बोला था कि हम 40% ऑफ दी जो पावर होगी रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेंगे, और इंडिया ने अभी तक 37.9% ऑफ दी चीजें उसकी रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही हैं। सो इंडिया बहुत रैपिडली तरीके से ग्रो कर रहा है। तो वही बात है, अब देखा जाए तो हाँ, इंडिया के लिए कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रॉब्लम नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स, ठीक है, और जो बेसिकली रेसिडेंट्स रहते हैं कोस्टल सिटीज में, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी पे फर्क पड़ सकता है। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ द वाटर जो है वो डम्प्ड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। फिर लो कॉस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल मिलना चाहिए उन हाउसेज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन हो रहे हैं, तो इंडिया को भी रेडी होना चाहिए इन सारी डिजास्टर्स को फेस होने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो, कमिटमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, फंडिंग हो, प्लानिंग हो, जीरो या लो कॉस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल हो लोगों के लिए जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और वही इंडिया जो है, इंडिया अच्छा काम कर रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट, ऑथर ने ये लिखा है कि वी एक्सपेक्ट कि इंडिया जो है वो लो कार्बन एमिशन करेगा फ्यूचर में, और जो पॉलिसी होंगी वो पॉलिसी जैसी बनाई जाएंगी वो नेचर को सेंटर में रख के बनाई जाएगी, मतलब नेचर को प्रायोरिटी दी जाएगी, उस बेसिस पे पॉलिसी बनाई जाएगी। मूविंग फर्दर, so it's about the second editorial, that is about the behind the great Indian internet shutdown। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ देखो, 10th of January 2020 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भैया एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू एन इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। और ये चीज किस केस में बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने? इन द केस ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
और अनुराधा वसीम वसीम ऑफ इंडिया में ये केस क्यों बना था? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन था। उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 जनवरी 2020 में जजमेंट दिया था कि भैया अगर कोई इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है। आप बेसिकली इंटरनेट एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो लेकिन टेम्परेरी होगा, है ना। पहला पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया था कि टेम्परेरी होगा इंटरनेट एक्सेस पे अगर लगा रहे हो ना। वो 3 टेस्ट जो पुट्टुस्वामी में आए थे, अगर याद करो अपन ने बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो वही चीज बताइए कि इंटरनेट एक्सेस क्या है, रेस्ट्रिक्शन कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे, टेम्परेरी होंगे और लॉफुल होनी चाहिए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए जो आपका एम है। ये 3 टेस्ट है, तो वही 3 टेस्ट को फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आप इंटरनेट पर शटडाउन लगा पाओगे, वो भी टेम्परेरी, तभी आप रिस्ट्रिक्शन लगा पाओगे। और ये बात बोली भी कोर्ट ने, ये बात बोला भी कि गवर्नमेंट जब इंटरनेट शटडाउन की बात करेगा तो उसको ऑर्डर पब्लिश करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलेगा कि भैया इस एरिया में इंटरनेट शटडाउन होगा इतने से इतने तारीख को या इस दिन को। तो ये ऑर्डर चैलेंजेबल भी हो सकता है इन दी टॉप कोर्ट, इन एनी कोर्ट, है ना। कोर्ट उसको रिव्यू भी कर सकता है उस ऑर्डर को कि वो ऑर्डर सही भी है कि नहीं, इंटरनेट शटडाउन सही तरीके से लगाया भी जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। तो वही बात ऑथर ने लिखी कि हम बात करें तो इंडिया की, हम बात करें तो इंडिया ने जब से ये जजमेंट आया तब से और ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होने लगे, इंटरनेट शटडाउन के केसेस आने लगे। और बिकॉज ऑफ द इंटरनेट शटडाउन जो लास्ट ईयर हुआ, 70% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में लॉस हुआ है, टोटल लॉस हुआ है 2020 में। और इंडिया बहुत ज्यादा इनफेमस रहा। अच्छा, फेमस और इनफेमस दोनों एक, अगर हम बात करें तो इट्स समथिंग अबाउट एंजल एंड डेविल। जैसे एंजल और डेविल होता है ना, एंजल मतलब इट्स गुड, गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर, डेविल मतलब सैटन का भेजा हुआ मैसेंजर, है ना। तो वैसे ही फेमस इनफेमस है। फेमस गुड मतलब इन अ गुड सेंस, फेमस इन अ गुड सेंस, इनफेमस मतलब फेमस इन अ बैड सेंस। अब जैसे कि ओसामा बिन लादेन इज अ इनफेमस पर्सन, ओके, क्योंकि वो टेररिस्ट है, तो वो गलत कामों के लिए फेमस है, तो हम यूज करते हैं इनफेमस वर्ड। तो या तो वही बात, इंडिया बहुत इनफेमस रहा इंटरनेट शटडाउन को लेकर। बोला भी जाता था कि इंडिया जो है कैपिटल है इंटरनेट शटडाउन को लेकर, हमेशा इंटरनेट शटडाउन लगा रहता है। फिर वही बात बताई गई, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, रीजन शटडाउन के एग्जाम्पल दिए। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ, वैली में, कश्मीर वैली में इंटरनेट शटडाउन हुआ। क्यों? क्योंकि अभी एक सेपरेटिस्ट लीडर जो थे, बहुत फेमस लीडर थे, सैयद अली शाह गिलानी की डेथ हुई थी। तो ऐसे स्पेकुलेशन थे कि उनकी जो बॉडी है, उनके बॉडी का लास्ट राइट जो हुए हैं वो उनके फैमिली के विल के अगेंस्ट में हुए हैं। तो हो सकता था कि थोड़ा सा ज्यादा वायलेंस हो, इसी चीज को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। फिर अभी हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। रीजन? क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, है ना, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, इस वजह से कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, इंटरनेट शटडाउन करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इंटरनेट शटडाउन करना है तो आप करो, गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है ना। अब वो चीज लॉफुल है, रिस्ट्रिक्टिव है, टेम्परेरी है, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का एक काम होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू तो करे, गवर्नमेंट पब्लिक को पता तो लगे कि भैया ये चीज हमने इंटरनेट शटडाउन की बात करी है, हम इंटरनेट शटडाउन करेंगे। लेकिन वही बात ऑथर ने लिखा कि बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट शटडाउन तो किया गया लेकिन ऑर्डर पब्लिश नहीं किया गया। ऑर्डर ही पब्लिश नहीं हो रहे, जब ऑर्डर ही पब्लिश नहीं हो रहे तो आप कोर्ट में क्या लेके जाओगे? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है ना। अगर मान के चलो मेरे एरिया में इंटरनेट शटडाउन हो जाए, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंटरनेट शटडाउन है, बट देयर इज नो ऑर्डर पब्लिकेशन बाय द गवर्नमेंट। सो मैं कोर्ट में क्या चैलेंज लेके जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? कुछ तो मेरे पास होना चाहिए ना कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, भाई इंटरनेट शटडाउन था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला ही नहीं, गवर्नमेंट ने वर्बली बोल दिया। सो पहली बात तो मेरा जो राइट था कोर्ट को अप्रोच करने का, वो राइट तो गया, है ना। उसके बाद मान के चलो गवर्नमेंट ने बाद में निकाल भी दिया। अब गवर्नमेंट जब बाद में निकालेगा, जब उसने बाद में ऑर्डर निकाला, तब तक तो इंटरनेट सब्सिडाइज हो गया होगा, मतलब तब तो इंटरनेट रिकवर कर गया होगा, इंटरनेट शटडाउन तो हट गया होगा। तो मैं किस बेसिस पे अब कोर्ट जाऊंगा? क्योंकि मेरा पहले राइट ब्रीच हुआ था, अब नहीं है, तो अब क्यों जाऊंगा? तो आधी ज्यादा पब्लिक तो जाती ही नहीं है, यही सोच के कि भाई पहले हुआ था ना, अब थोड़ी ना जाना है, अब थोड़ी ना हो रहा है। तो
और थर्ड इसकी मेन प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऑर्डर पब्लिश नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कमजोर हो जाता है, तो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कम हो जाता है पब्लिक का। और बिकॉज ऑफ दिस देखा जाए, बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़ते हैं फिर अनुराधा वसीन वाली जैसे केसेस में, है ना। अनुराधा वसीन केस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर जो था लोगों का, यही चीज बताई। और रिसेंटली अभी एक चीज और हरकत कर दी लेजिस्लेटर ने, अभी एक अमेंडमेंट लेके आ गए टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 में। उन्होंने बोला है कि इंटरनेट सस्पेंशन जो है ना, इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर टू बी मैक्सिमम 15 डेज, मतलब 15 डेज का सस्पेंशन होगा तब जाके ऑर्डर पब्लिश होगा, वरना नहीं हो सकता, वरना गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइग्ड टू पब्लिश दी ऑर्डर्स। अब आगे ऑथर ने बताया कि देखो ये सारे तो रीजन है, ये तो उन लोगों के लिए रीजन है जिन लोगों को पता है कि ऑर्डर पब्लिश करना होता है, बट एक और जो मेन रीजन है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग खड़े नहीं हो पाते, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि स्टडी हुई, स्टडी में पता लगा था कि लोगों को 8 महीने तक नहीं पता था कि राइट टू इंटरनेट अब फंडामेंटल राइट बन चुका है। और आप खुद देखो, एक सेक्शन 66A आईटी एक्ट का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत पहले हो चुका है, 5-6 साल हो गए, लेकिन तब भी अभी भी आज भी उस सेक्शन का यूज हो रहा है। सो व्हाट दिस डिपिक्ट इज, दैट इज कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बताया कि कितना इंपैक्ट पड़ा इंटरनेट शटडाउन की वजह से, कितना इंपैक्ट पड़ता भी है। उन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी में अराउंड $2.8 बिलियन का लॉस हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू 129 इंस्टेंसेस ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, जिससे जिससे 1 करोड़ लोग इंपैक्ट हुआ, 1 करोड़ लोगों को इंपैक्ट हुआ। उसमें 10 मिलियन लोग लिखा है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो 1 करोड़ लोगों को इंपैक्ट पहुंचा। उनकी इंफॉर्मेशन, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनका एंटरटेनमेंट, उनका हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइवलीहुड, ये सारी चीजों में उनके इंपैक्ट पड़ा। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल, सोशल, जर्नलिस्टिक, ये सारी चीजें भी जो उनकी बेनिफिट जो पब्लिक कर सकती है, पब्लिक का जो राइट है वो भी राइट ब्रीच हुआ, राइट टू प्रोटेस्ट ब्रीच हुआ। तो वही चीज ऑथर ने बताई गई कि अभी जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अभी इंटरनेट सस्पेंशन आया, तो वही सिमिलर रीजन दे दिया जो जम्मू एंड कश्मीर में दिया था कि देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में जब इंटरनेट शटडाउन किया था तब क्या रीजन दिया था कि फॉल्स मैसेज जा सकते हैं, तो जनरल पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। तो इसी के चलते जनरल पब्लिक में बेसिकली थोड़ा हाइप हो सकती है, हाइपर हो सकती है, वॉलेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ दी प्रोएक्टिव मैसेजेस या बिकॉज ऑफ दी फॉल्स मैसेजेस, इसीलिए इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा। और वही रीजन दिया जब भी करनाल में, हरियाणा में इंटरनेट सस्पेंड किया गया। सो बेसिकली गवर्नमेंट को एक बहाना हमेशा लेके नहीं चलना चाहिए कि हम इंटरनेट शटडाउन इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक मिसगाइड हो जाएगी। अरे तो पब्लिक अगर मिसगाइड कर रहा है कोई, तो आप उनको गाइड भी तो कर सकते हो। तो वही चीज ऑथर ने बोली है कि देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट वो पोटेंशियल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा, ये ऑथर ने बताया, जिससे हमारा सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। मूविंग फर्दर, अच्छा ये आप एडिटोरियल खुद पढ़ सकते हो, दैट इज वन, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बाइलेटरल मीटिंग हुई, 2+2 बाइलेटरल मीटिंग हुई, ये जरूर पढ़ना, ये खुद से पढ़ना, है ना। पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, अच्छा क्वाड ग्रुप को ही मेंबर है दोनों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही मेंबर है। रीड इट। मूविंग फर्दर, सो द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो नेक्स्ट वीक यूएस विजिट करेंगे क्वाड समिट को लेकर। सो 24 अगस्त को क्वाड समिट होगी, है ना, यूएस में, व्हाइट हाउस मतलब होस्ट इस बार यूएस कर रहा है। क्वाड में चारों कंट्रीज के जो प्रीमियर होंगे, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, वो मीट करेंगे, आपके यूएसए के, आपके इंडिया के, और आपके जापान के और ऑस्ट्रेलिया के। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक यूएनजीए की भी समिट, यूएनजीए की भी मीटिंग है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी मीटिंग है, तो वो वहां भी जाएंगे, वो भी चीज अटेंड करेंगे। मूविंग फर्दर, चाइना ने बोला है कि हाँ, चाइना को पता लग गया, अच्छा क्वाड ग्रुप बना क्यों है, क्वाड ग्रुप बना था टू टारगेट दी चाइना ना। तो चाइना ने एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट बोला, और सही भी बोला उन्होंने, मतलब कभी कभी चाइना अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देता है, और उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी है, उन्होंने बोला है कि क्वाड ग्रुप जो है ना, वो क्वाड ग्रुप फेलियर निकलेगा, एट द एंड फेलियर निकलेगा बहुत बड़ा,
तो जब लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है कि क्वाड ग्रुप फेलियर निकलेगा, तो चाइना ने रीजन दिया। उन्होंने बोला कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है या जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उसका मेन फोकस क्या होता है, वो बनता क्या है, उसका मेन मेन इंटेंशन क्या है कि भाई पीस आएगा, डेवलपमेंट आएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट कॉर्पोरेशन आएगा, रीजनल कंट्रीज में बेसिकली हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनमें डेवलपमेंट लेके आएंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट लेके आएंगे। लेकिन जो क्वाड ग्रुप बना ना, ये क्वाड ग्रुप बना है थर्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए, वो है हम, वो है चाइना। इसलिए ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसीलिए डूम टू फेल में जाएगा ये चाइना का कहना है। लेट्स सी, फ्यूचर बताएगा कि क्वाड ग्रुप सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मूविंग फर्दर, सो कल हिंदी दिवस था, है ना, 14th ऑफ सितंबर वी सेलिब्रेट एज हिंदी दिवस। और उसी चीज को लेकर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने बोला है कि हिंदी जो है वो फ्रेंड है ऑफ ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि सारे इंडियंस को कनेक्ट करता है किसी ना किसी बेसिस पर। और उन्होंने बोला है कि इट्स नॉट अबाउट दी हिंदी। अब मैं यूथ को अर्ज करता हूँ, यूथ को बोलता हूँ कि अपने लोकल लैंग्वेजेस को वो ऑप्ट करें, है ना। वो इंफीरियोरिटी जो था कि हम अपनी अगर लोकल लैंग्वेजेस को लोकल लैंग्वेजेस को ऑप्ट करेंगे तो हम इन्फीरियर हो जाएंगे, वो इन्फीरियरिटी अब नहीं रहेगा, वो अब टाइम नहीं रहा। अब आप लोकल लैंग्वेजेस को ऑप्ट करिए, आप इन्फीरियर बिल्कुल भी नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, तो डब्ल्यू से कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। तो डब्ल्यू से अप्रूवल मिलना मतलब कि अब ये वर्ल्ड वाइड कोवैक्सीन जो है वो वैक्सीन रिकॉग्नाइज हो जाएगी। आपने अगर कोवैक्सीन लगवा रखी है तो कहीं भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते, किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने उसको अप्रूवल दे दिया। और अभी देयर आर आल्सो स्पेकुलेशन कि कोवैक्सीन को भी बेसिकली अप्रूवल मिल जाए, डब्ल्यूएचओ को अप्रूवल मिल जाए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इंप्लीमेंट हो गया। अब ये क्या है, ये एक्ट इंप्लीमेंट होने से अराउंड 40 लाख लोग जो रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ट्राइबल लोग से, उनको बेनिफिट मिलेगा, है ना। उनके देखा जाए तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बढ़ाया जाएगा बाय दिस एक्ट। ये एक्ट बोलता भी है कि अगर ये एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो स्टेट में जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस को आप एलिवेट करिए, ये एक्ट बोलता है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डोंट वांट टू रीओपन ऑर्डर ऑन कोटा एंड जॉब प्रमोशन। तो व्हाट हैपन, 2006 में जब नागरा जजमेंट आया था, तब क्वेश्चन यही था कि जॉब प्रमोशंस में एससी एसटी को रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या उसमें क्रीमी लेयर का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसमें आर नागराज केस में कोर्ट ने मना कर दिया था, नहीं, जॉब प्रमोशंस में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद 2018 में दीपक मिश्रा जब सीजीआई थे, तब उन्होंने एक केस डील किया था और उस केस में बोला था कि देखो, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है तो वो जॉब प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं रिप्रेजेंटेशन है तो वो मना भी कर सकते हैं। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोली। हम फिर से अब रिजर्वेशन वाली बात खोल के नहीं बैठेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है। 18 में आ चुका है ना जजमेंट, 18 में बोल दिया दीपक मिश्रा ने ना कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, अगर उसको जरूरत है, अगर वो ज्यादा बैकवर्डनेस, अगर एससी एसटी ज्यादा बैकवर्ड है तो आप रिजर्वेशन दीजिए, नहीं है तो प्रमोशन में आप रिजर्वेशन मत देंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अब आप हमसे मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मूविंग फर्दर, सो जीएसटी के प्रिव्यू में अभी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, जैसे अल्कोहल नहीं आता, पेट्रोल नहीं आता, डीजल नहीं आता, टोबैको नहीं आता। तो वही जीएसटी काउंसिल का कहना था, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। जीएसटी काउंसिल का कहना है कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के पर्व्यू में आता है। अब लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट रिटेलिएट करेंगे, देखना। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज अबाउट नॉर्वे। तो नॉर्वे में अभी बात चल रही है कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की, एंड देयर आर चांसेस कि जोनस गार स्टोर जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, सो हम बात करें, सो यही है हमारी आज की न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो यही हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।